नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे आइडिया की बात करने वाले हैं जिसे हम सब लगभग भूल चुके हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि यही आइडिया आज हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को पर्दे के पीछे से चला रहा है और इसका नाम है साइबरनेटिक्स। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, एक जहाज का कैप्टन, एक एंटी एयरक्राफ्ट गन और हमारा अपना दिमाग, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है कि नहीं? इसका जवाब एक ऐसे आइडिया में छिपा है जिसका जन्म हुआ था जंग के मैदान में। एक ऐसा आइडिया जो इतना पावरफुल निकला कि उसने हमारे जीने और सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और हमें इसका पता तक नहीं चला। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बात शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, एक ऐसी प्रॉब्लम से जो सचमुच जिंदगी और मौत का सवाल थी। देखिए, 1940s के दौर में सबसे बड़े सिरदर्दों में से एक था तेजी से आ रहे दुश्मन के हवाई जहाज़ों को आसमान में ही ढेर कर देना। इसे फायर कंट्रोल प्रॉब्लम कहा जाता था और ये सिर्फ निशाना लगाने से कहीं कहीं ज्यादा मुश्किल काम था। जरा सोच कर देखिए, आप एक ऐसे टारगेट पर निशाना लगा रहे हैं जो जानबूझकर आपसे बचने की कोशिश कर रहा है। आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि वो अभी कहाँ है, बल्कि ये अंदाजा लगाना है कि वो अगले ही पल कहाँ होने वाला है। बस इसी एक मुश्किल सवाल ने MIT के एक मैथमेटिशियन नॉर्बर्ट वीनर को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि किसी सिस्टम के पास्ट को देखकर उसके फ्यूचर का अंदाजा कैसे लगाया जाए। और यहीं से इस सब का जो निचोड़ निकला वो था फीडबैक लूप का आइडिया। बड़ा सिंपल है, इसे ऐसे समझिए। तोपची ने गोली चलाई, फिर देखा कि निशाना कहाँ लगा। ये जो नतीजा है यानी आउटपुट, ये वापस सिस्टम में इनपुट बनकर जाता है। अब तोपची इसी जानकारी का इस्तेमाल करके अपना अगला निशाना और बेहतर बनाता है। एक्शन लेना, नतीजा देखना और फिर सुधार करना, ये जो लगातार चलने वाला चक्कर है ना, बस यही है फीडबैक लूप। और यही चीज किसी भी सिस्टम को खुद को ठीक करने की ताकत देती है। वीना को फौरन समझ आ गया कि ये आइडिया सिर्फ बंदूकों तक सीमित नहीं है। उन्होंने इस पूरी फील्ड को एक नाम दिया, साइबरनेटिक्स। ये नाम आया है ग्रीक शब्द क्यूबरनेटिस से, जिसका मतलब होता है नाविक या स्टीयरमैन। मतलब वो इंसान जो जहाज को उसकी मंजिल की तरफ ले जाता है और रास्ते में हवा और लहरों के हिसाब से लगातार रास्ता बदलता रहता है। और अब कहानी और भी मजेदार हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक मिलिट्री प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं था। नहीं, ये तो एक यूनिवर्सल थियरी बनने वाली थी। एक ऐसा सिद्धांत जिसमें तोपों से लेकर हमारे दिमाग तक हर चीज को समझाने का दम था। वीनर की दी हुई डेफिनेशन सुनने में बड़ी सीधी सादी थी, लेकिन असल में ये एक क्रांति थी। उन्होंने कहा कि साइबरनेटिक्स है जानवर और मशीन में कंट्रोल और कम्युनिकेशन की स्टडी। ये सोचने का एक बिल्कुल ही नया तरीका था। पहली बार किसी ने ये कहा कि एक जिंदा जीव और एक मशीन, दोनों को एक ही नियम से समझा जा सकता है। इसको ऐसे सोचते हैं, हमारा शरीर अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए लगातार फीडबैक का इस्तेमाल करता है ना? ठीक वैसे ही जैसे एक थर्मोस्टैट कमरे को एक खास टेम्परेचर पर रखता है, या जब हम कोई चीज उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो हमारी नसें और मांसपेशियां लगातार हमारे मूवमेंट को एडजस्ट करती रहती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इंजन का गवर्नर उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। प्रिंसिपल एक ही है। ये आइडिया इतना बड़ा था कि इसने उस दौर के सबसे बेहतरीन और अलग अलग फील्ड्स के धुरंधरों को एक साथ ला खड़ा किया, कुछ बहुत ही मशहूर मीटिंग्स के लिए। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी मीटिंग्स नहीं थी। यहाँ कौन कौन नहीं था? मैथमेटिशियंस, कंप्यूटर साइंस के पायनियर्स, इंफॉर्मेशन थ्योरिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट और तो और एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी। ये सब के सब मिलकर बस एक ही बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। क्या ये फीडबैक का सिद्धांत हर चीज की गुत्थी सुलझा सकता है, इंजीनियरिंग से लेकर इंसानी समाज तक? जैसा कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड ने बाद में कहा भी, साइबरनेटिक्स से उम्मीद थी कि वो एक यूनिवर्सल भाषा बन जाएगी, एक ऐसी भाषा जो साइंस की सभी अलग अलग शाखाओं को एक साथ जोड़ सके। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये आइडिया इतना बड़ा था तो आज हम में से ज्यादातर लोगों ने इसका नाम तक क्यों नहीं सुना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो सबको जोड़ने वाला सपना था वो आखिर टूटकर बिखर क्यों गया। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि साइबरनेटिक्स एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया था। ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं थी। फ्रांस में फिलोसोफर्स इस पर जोरदार बहस कर रहे थे। सोवियत यूनियन ने तो इसे एक वैज्ञानिक समाज बनाने के लिए अपना लिया था। और चिली
चिली ने तो प्रोजेक्ट साइबरसिन के नाम से अपनी पूरी इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की। मतलब ये आइडिया आग की तरह पूरी दुनिया में फैल रहा था। लेकिन मजे की बात देखिए, जहां इस आइडिया का जन्म हुआ था यानी अमेरिका में, वही ये फीका पड़ने लगा। क्रिटिक्स कहने लगे कि ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इसका कोई ठोस मतलब नहीं है, ये इंजीनियर्स को इस्तेमाल करने के लिए कोई टूल किट भी नहीं देता था। और फिर जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस जैसे नए, ज़्यादा फोकस्ड खिलाड़ी मैदान में आ गए। सारा ध्यान, सारी फंडिंग, सब कुछ उनकी तरफ चला गया। ऐसा लगा जैसे साइबरनेटिक्स बस इतिहास बनकर रह गया हो। लेकिन क्या ये सच में गायब हो गया, या ये बस एक भूत बन गया जो आज हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीन के अंदर छिप कर बैठा है? अब हम इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर आ गए हैं। भले ही साइबरनेटिक्स का नाम एकेडमिक दुनिया से मिट गया हो, लेकिन इसका जो डीएनए है वो आज हर जगह है। ये उन सिस्टम्स में छिपा हुआ है जिन्हें हम सब हर रोज इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला उदाहरण है इंटरनेट। कहानी देखिए कैसे जुड़ती है। एक साइकोलॉजिस्ट थे JCR लिखलाइडर। वो उन शुरुआती मेसी कॉन्फ्रेंसेस का हिस्सा थे। साइबरनेटिक्स के आइडिया से इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने मैन कंप्यूटर सिम्बायोसिस का एक विजन रखा, यानी एक ऐसा भविष्य जहां इंसान और कंप्यूटर एक नेटवर्क पर मिलकर काम करेंगे। और फिर आगे चलकर डार्पा में उन्होंने ही उस प्रोग्राम को लीड किया जिसने ARPANET बनाया। और ये ARPANET ही तो आज के इंटरनेट का सीधा सीधा पूर्वज है। मतलब साइबरनेटिक्स से इंटरनेट तक एक सीधी लकीर खींची जा सकती है। और हाँ, इसकी सबसे सीधी विरासत तो वो शब्द है जो हमारी जुबान पर चढ़ चुका है। जब भी हम साइबर स्पेस, साइबर सिक्योरिटी या साइबरपंक कहते हैं, तो असल में हम नॉर्बर्ट वीनर और उस ग्रीक नाविक को ही याद कर रहे होते हैं। तो चलिए इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा समाज और शायद हमारा दिमाग भी इन्हीं कभी ना खत्म होने वाले फीडबैक लूप्स पर चलता है, तो फिर सवाल ये उठता है कि जहाज की पतवार आखिर किसके हाथ में है? वो नाविक कौन है?